बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हाइपोक्सिक एंड इस्कीमिक इंजरी और दूसरा जो है हमने देखने हैं फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी एंड फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। जो सबसे पहले हाइपोक्सिक एंड इस्कीमिक इंजरी की बात करें तो उसके जो मेन कॉजेज़ होते हैं वो हमारे पास इस्कीमिया हो सकता है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो सकती है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो सकती है जिसमें हमारे पास हाइपोटेंशन की एग्जांपल होती है, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड होगी जिसमें हम लोग एनीमिया ले सकते हैं, और डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के अंदर जो है वो रिस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह को ले सकते हैं। फीचर्स ऑफ इंजरीज़ देखें, अगर रिवर्सिबल इंजरी हमें पता है कि सेल जो होते हैं जब उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो वो पहले जो है वो अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं। सेल अडेप्टेशन होती है उनके अंदर, लाइक एट्रोफी होती है, हाइपरट्रॉफी होती है, मेटाप्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। लेकिन अगर जो है वो अडेप्ट नहीं कर सकता तो हमारे पास जो है वो इंजरी कॉज होती है सेल इंजरी, दैट में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी। अगर तो स्ट्रेस जो है जब आप उसको रिमूव करेंगे और सेल जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल उसमें चला जाएगा, रीस्टोर कर लेगा नॉर्मल फंक्शनिंग को, तो उसको हम कहते हैं कि वो रिवर्सिबल इंजरी है। और अगर स्ट्रेस को रिमूव किया जाए और वो दोबारा से जो है वो वापस ना जा सके तो वो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो है वो सेल डेथ हो सकती है। इरिवर्सिबल इंजरी जो है वो कॉज कर सकती है सेल डेथ, जो कि हम लोग नेक्रोसिस कह सकते हैं उसको। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी जो है, मेन रीज़न हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, हाइपोक्सिया जो है वो इसका मेन रीज़न है। हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डैमेज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगी तो ऑब्वियसली एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास जो है वो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, हमारे पास जो है वो सेलुलर जो है वो स्वेलिंग होती है, उसके बाद डीसेग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम हो जाती है। एक हमारे पास होती है सेलुलर स्वेलिंग, दूसरा हमारे पास होती है डीसेग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स, नंबर थर्ड पे हमारे पास डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम अगर हो जाएगी, हमारे पास जो है वो राइबोसोम डिटैच होंगे जब, तो प्रोटीन की सिंथेसिस ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। डिक्रीज़ इंटरसेलुलर पीएच, जब इंटरसेलुलर पीएच डी है वो डिक्रीज़ करती है ड्यू टू क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन की वजह से। तो ये हमारे पास जो है ना वो नंबर थर्ड इसका जो है वो चेंज आ जाएगा। नंबर फोर्थ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो माइलिन फिगर्स और सेल ब्लेब्स बन जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो सेलुलर स्वेलिंग जो है वो कैसे होती है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक पंप होता है जिसको हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। जब एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है तो वो जो होता है ना उस पंप के फेल्यूर की वजह से क्या होता है कि लार्ज वैक्यूल्स जो है वो बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एज अ रिजल्ट सोडियम इन्फ्लक्स आपका क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो वाटर को वो इनसाइड द सेल पुल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है वो सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाती है, सेलुलर स्वेलिंग। नंबर सेकंड पे हम कहते हैं कि डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम होती है। इसमें राइबोसोम जो है वो डिटैच करते हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ड्यू टू द सेलुलर स्वेलिंग की वजह से जो है हमारे पास राइबोसोम डिटैच होते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये था नंबर थर्ड पे, तो इंटरसेलुलर पीएच जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। अब एटीपी सिंथेसिस जब डिक्रीज़ होती है तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो एंजाइम होता है ना वो एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो वो इंक्रीज़ कर देता है हमारी एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को। एज अ रिजल्ट उसमें क्या होता है कि पायराविक एसिड और लैक्टिक एसिड जो है उसकी अकोमुलेशन होती है। जब लैक्टिक एसिड की अकोमुलेशन होती है सेल की इनसाइड तो पीएच डिक्रीज़ करेगी। ऑब्वियसली पीएच जो है वो डिक्रीज़ करेगी तो उसमें क्या होगा कि हमारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ की क्लम्पिंग जो है वो होगी, और हमारे पास जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं उनकी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। उससे जो है वो हमारे पास वाइटल जो है मॉलिक्यूल्स होंगे सेल्स के अंदर वो भी डैमेज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं नंबर फोर्थ पे जो है वो अपीयरेंस ऑफ द माइलिन फिगर एंड सेल ब्लेब्स। माइलिन फिगर क्या होते हैं कि ये हमारे जो है वो सेल मेम्ब्रेन की दोनों जो है वो डिफॉर्मिटीज़ हैं। इसमें हमारे पास क्या बन जाते हैं, रोल लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं माइलिन फिगर, जिनको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के डैमेज की वजह से। जबकि जो ब्लेब्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास बल्जेस बन जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डरली फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती, जिनकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, बल्जिंग हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम लोग सेल ब्लेब्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी अगर होगी तो वो अल्टीमेटली जो है वो सेल डेथ कॉज करेगी। इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसमें हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस आ जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आ जाते हैं। पहले न्यूक्लियर चेंजेस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर चेंजेस में जो है वो तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है पिग्नोसिस, एक होती है कैरियोक्सिस और एक होती है कैरियोलाइसिस। पिग्नोसिस में क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसकी श्रिंकेज भी होती है, साथ में वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस आपका डेंस हो जाता है, श्रिंकेज होती है और डेंस होता है।
ड्यू टू क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन की क्लम्पिंग की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो श्रिंक हो जाएगा और डेंस हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पिग्नोसिस। नंबर सेकंड पे कैरियोएक्सिस में क्या होता है कि कैरियोएक्सिस में जो है वो हमारा जो ये वाला पिग्नोटिक न्यूक्लियस होता है ना, ये ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड पे कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस में क्या होता है कि इसमें जो है वो पिग्नोसिस नहीं होती, मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं करेगा वो, उसकी डायरेक्ट जो है वो न्यूक्लियस की जो है वो लाइसिस हो जाएगी, उसकी श्रिंकेज नहीं होगा, वो डेंस नहीं होगा, वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होगा, बल्कि उसकी डायरेक्ट लाइसिस जब होगी न्यूक्लियस की तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरियोलाइसिस। सो नंबर सेकंड हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में क्या होता है कि जो हमारे पास वैक्यूलाइजेशन होती है, जो हमारे पास वैक्यूल फॉर्मेशन हो रही थी पीछे हमने देखी थी, उससे क्या होता है कि हमारे पास इरिवर्सिबल डैमेज होता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इन रिटर्न हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होती है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो क्या होता है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। जब सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबल होती है तो वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है उसके अंदर, उसकी वजह से हमें पता है कि हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डैमेज हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एंजाइम जो प्रोटीन्स होगा उनका लॉस हो जाएगा। नंबर सेकंड पे जो है वो हमारे पास लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी ना, उससे जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो लॉस हो जाएगा उनका, वो बाहर निकल जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि वो बाहर जाकर ऑटोलाइसिस कॉज करेंगे, उसकी वजह से क्या हो सकती है, हमारे पास सेल डेथ हो सकती है और वो जो एंजाइम्स होंगे ना वो रिलीज़ हो जाते हैं सर्कुलेशन में, ब्लड में चले जाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जब इसकी जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होगी तो इसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो यहाँ से बाहर निकल आएंगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो है वो क्या करेंगे, ऑटोलाइसिस कॉज करेंगे। उसके बाद जो है ये क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पेशेंट है, मायोकार्डियल एमआई का पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, तो हमारे पास हार्ट में जो है वो कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक मसल में एक जो है वो एंजाइम होता है क्रिएटिनाइन काइनेज का, क्रिएटिनिन काइनेज। सीके का टेस्ट हम लोग जो है वो एमआई के पेशेंट्स में करवाते हैं, बिकॉज उनके ब्लड में जो है ना ये वाला एंजाइम बहुत ज़्यादा हुआ होता है। यही हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास जो है वो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, फिर वहाँ से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंबाइन करते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ और सेल इंजरी कॉज करते हैं, या फिर कुछ जो होते हैं वो इनडायरेक्टली जो है उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन से। ये हमने पीछे देखा था। उसके बाद मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स। मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास या तो जो है वो एक्सपोजर टू एक्सोजीनियस एजेंट्स होंगे। एक्सोजीनियस एजेंट्स में हमारे पास ड्रग्स हो सकती हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, यहाँ पर अल्कोहल हो सकता है, या फिर हमारे पास जो है वो अकोमुलेशन होगी एंडोजीनियस सब्सटेंसेस की। अब एंडोजीनियस सब्सटेंसेस के अंदर लिपिड्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीज़ें जो है वो अकोमुलेट हो जाएंगी सेल के अंदर और सेल इंजरी कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दो चीज़ें हमने देखनी है इसके अंदर कि हमारे पास जो है वो क्या होती है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है या फिर लैक ऑफ एंजाइम। एक तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो नॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंसेस, मतलब कि वो प्रोड्यूस जो है वो नॉर्मल अमाउंट में हो रही है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो जो है वो कम है। उसकी वजह से क्या होगा, वो अकोमुलेट हो जाएंगी सेल के अंदर और अल्टीमेटली दे विल लीड टू द सेल इंजरी। अगेन हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस नॉर्मल अमाउंट में हो रही है एंडोजीनियस सब्सटेंसेस, लेकिन उनका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम है, वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही प्रॉपरली, तो वो अकुमुलेट हो जाएंगी। जब अकुमुलेट होंगी तो ऑब्वियसली सेल इंजरी कॉज करेंगी। सेकेंड हम देखते हैं कि लैक ऑफ एंजाइम। हमारे पास एंडोजीनियस सब्सटेंसेस नॉर्मली या एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो एंजाइम ही नहीं है जो उसको मेटाबोलाइज करेगा, एंजाइम एब्सेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ होती है या फिर फैटी लिवर हो सकता है। और नंबर लास्ट पर हमारे पास जो है ये फ्लो डायग्राम बनी हुई है कि एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर जो है अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो अडेप्टेशन की तरफ जाएगा, और अगर वो अडेप्ट नहीं कर सकता तो हमारे पास सेल इंजरी कॉज होगी। फिर सेल इंजरी के अंदर भी जो है वो हम देखते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। रिवर्सेबल में जो है वो दैट कैन लीड टू इरिवर्सेबल, अगर वो जो है वो इरिवर्सेबल बन जाए तो फिर हमारे पास नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास अनप्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी। सब सेलुलर रिस्पॉन्सेज आते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है एपोप्टोसिस भी हो सकती है, डेट इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ।
अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो जो एक नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज फंक्शनल डिमांड। इसमें जब उसकी फंक्शनल डिमांड मतलब कि स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो अडेप्ट करेगा। अडेप्ट में एट्रोफी होती है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, तो नॉर्मल सेल जो है वो फंक्शनिंग रीस्टोर हो जाएगी। नंबर सेकंड हम देखें माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस अगर उसके ऊपर लगेगा तो उसके अंदर रिवर्सेबल इंजरी हो सकती है, जिसके अंदर डिजेनरेशन है, सब सेलुलर ऑल्टरेशन होती है, इंट्रासेलुलर एक्सेलरेशन होती है। जब उसको स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो वो रिपेयर करेगा हीलिंग को, और अगेन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेल को रीस्टोर कर लेगा फंक्शनिंग को। अच्छा, अगर हमारे पास सिवियर और परसिस्टेंट स्ट्रेस हो अगर उसके ऊपर, तो वो इरिवर्सेबल इंजरी होगी, और इरिवर्सेबल इंजरी जो है वो सेल डेथ कॉज करेगी, नेक्रोसिस, दैट इज़ एन अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ।